नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। आखिर नेपाल की सरकार को क्या हो गया है? भारत के प्रति नेपाल का रुख बदल क्यों रहा है? क्या पूरे नेपाल की जनता नेपाल की राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के फैसलों के साथ है, या महज सत्ता बचाने के लिए भारत के काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद खड़ा किया गया? इन सारे मुद्दों को आज हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि क्यों केपी ओली चीन की बोली बोलने लगे हैं। तो जिस तरह से विवाद, और वहां पर हमने देखा कि एक बिल पास कर देते हैं लोग, कई तरह की बातें सामने आती हैं, सड़कों पर प्रदर्शन तक की हम चीजें देखते हैं। लेकिन नेपाल एक छोटा सा देश, और हम कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता, लेकिन नेपाल को क्या हो गया है अचानक से? ये बड़ा सवाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा अपने ही संसद में घिर गए हैं। वहां की समाजवादी पार्टी के नेता सरिता गिरी और पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव ने ही केपी ओली के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस सड़क के बनने के बाद यह विवाद शुरू हुआ है, उसको हरी झंडी देने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा भी थे। लेकिन क्या बात है कि अब विरोध कर रहे हैं? कुछ तो दाल में काला यकीनन है। नेपाल की मीडिया भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दोहरे चरित्र को सामने ला रही है। लिपुलेख तक जिस सड़क बनने को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उस सड़क की मंजूरी के दस्तावेज पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी हस्ताक्षर किया था। केपी ओली के मुंह से चीन की बोली क्यों निकल रही है, ये सवाल नेपाल में भी उठ रहा है। नेपाली मधेशी भी इसे चीन की चाल मान रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत पहले ये नेपाल का हिस्सा जरूर था, लेकिन सुगौली संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जमीन को नेपाल को नहीं सौंपा था। जिस सड़क को लेकर विरोध हो रहा है, जब इसका शिलान्यास हुआ, तब आज के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विदेश मंत्री के रूप में मौजूद थे। केपी शर्मा ओली की मौजूदगी में भी ये माना गया कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा भारत का हिस्सा हैं, और 74 किलोमीटर लंबी सड़क को लिपुलेख तक बनाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर आज क्यों केपी ओली ऐसी राजनीति कर रहे हैं? ये बहुत संभव है कि चाइना के इंस्टिगेशन से किया जा रहा है। चाइना लगातार भारत के छोटे पड़ोसियों को अपने कर्ज के जाल में फंसा करके, उन्हें हर तरीके से प्रभावित करके, उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और इसी प्रक्रिया में वो सभी भारत के छोटे पड़ोसी देशों को टारगेट कर रहा है और वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। नेपाल में भी हाल के समय में चाइना का जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ा है। नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और वो सरकार भी ऐसा लगता है कि जाने अनजाने अब चाइना के हाथों में खेलते जा रही है। और ये जो स्थिति है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल में ही ये देखने में आया कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके जो अंदर के जो पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, उनमें आपस में सुलह कराने के लिए चाइना की जो एम्बेसी नेपाल में है और वहाँ की जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपनी मध्यस्थता की और इस तरह की राजनीतिक सुलह कराने की कोशिश की। तो इससे पता चलता है कि नेपाल की जो घरेलू राजनीति में भी अब चाइना ने दखल देना शुरू कर दिया है। इस दखल की पोल नेपाल समाजवादी पार्टी के नेता सरिता गिरी ने नेपाल की संसद में खोल कर रख दी। सरिता गिरी ने नए नक्शे को खारिज करने की मांग की और कहा कि नेपाल नक्शे में चीन के इशारे पर बदलाव चाहता है। संसद में सरिता गिरी ने कहा कि विवादित नक्शे को पास करने वाला प्रस्ताव संविधान के खिलाफ है। विवादित नक्शे को लेकर नेपाल का दावा गलत है। नेपाल के पास प्रमाण नहीं होने की वजह से प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की। यही नहीं, संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव भी रखा। सरिता गिरी ने हिंदू और हिंदुस्तान का भी जिक्र किया। ये बात वहां मौजूद सांसदों को पसंद नहीं आई, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को। सरिता के विरोध के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भड़क उठे, उनका विरोध शुरू हो गया। यहाँ तक कि उनके घर पर भी पथराव किए गए। 1816 में जो संधि हुई थी, सुगौली संधि हुई थी, उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि काली नदी के पश्चिम में जितनी भी भूमि है, उससे नेपाल सरकार अपना आधिपत्य समाप्त करता है, विड्रॉ करता है। क्लियरली लिखा हुआ है। बिना तथ्य और प्रमाण के आधार पर नेपाल ने आखिर गलत नक्शा क्यों पास कर दिया, इसको समझने के लिए जरा ध्यान दीजिए।
ये वही सड़क है जिसको बनाने के लिए नेपाल भी राजी हो गया था और तत्कालीन विदेश मंत्री केपी शर्मा ओली भी सहमत थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के दबाव में रुख बदल गया। ये सड़क मानसरोवर यात्रियों को कम समय में पहुंचाती है। मानसरोवर यात्रा का 85% सड़क का हिस्सा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है और दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला से है, जिसमें श्रद्धालुओं को 80% सफर चीन में करना पड़ता है और उससे चीन की मोटी कमाई होती है। लेकिन भारत ने अपने यात्रियों के हितों का ख्याल रखते हुए कालापानी और लिपुलेख तक सड़क बना दी और ये सड़क 12 साल में बनकर तैयार हो गई। 10 मई को इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया। इसके बाद नेपाल इस सड़क पर ऐतराज जताने लगा और कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा पर फर्जी नक्शे के जरिए दावा ठोक दिया। जब संधि में क्लियर कट लिखा हुआ है कि काली नदी के पूर्व में उनका हिस्सा रहेगा, पश्चिम में वेस्ट जितना हो गया वहां उनका कोई अधिकार नहीं होगा। ये 1816 में जो सिगोली संधि थी उसमें क्लियर कट लिखा हुआ। अब ये वाला भाग इसलिए क्लेम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये कोटी नदी काली नदी का ही पार्ट है, इसका उद्गम इसका माना जाएगा। लेकिन फिर भी ये उस काली नदी को मान लिया, उसको मान भी लेते हैं तो ये उस नदी के वेस्ट में है। ये वाला फिर भी कहा जाएगा कि वेस्ट में है। इस जगह पर भारत, नेपाल और चीन मिलते हैं। 1965 की लड़ाई में चीन ने यहाँ से घुसने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त यहाँ के लोग और साथ ही नेपाल के लोग भी चीन के खिलाफ थे। सड़क बन जाने से चीन की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब भारतीय सेना कुछ ही घंटों में चीन की छाती पर चढ़ जाएगी। चीन को यही पसंद नहीं है, इसलिए नेपाल के जरिए नया विवाद खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले नया नक्शा जारी होने पर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि नेपाल क्षेत्रीय दावों को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश न करे। संसद में नक्शा पास होने के बाद भारत ने नेपाल के इस कदम का कड़ा विरोध किया और दस्तावेज के आधार पर कहा कि भारत अपनी सीमा में है, नेपाल का दावा गलत है। भारत ने नेपाल से कहा कि वो दस्तावेजों के हिसाब से बात करे, लेकिन नेपाल के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जो ये साबित कर पाए कि तीनों इलाके उसके हैं। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बहुत पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है और इस तरीके से ये जो सारा पैसा है एक लोन के तौर पे दिया जाना है और इससे भी जो है नेपाल चाइना की जद में आता जा रहा है। और अब चाइना उसका इस्तेमाल करते हुए नेपाल को ऐसा लगता है कि वो भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और नेपाल की जो वर्तमान सरकार है, ओली सरकार है, वो चाइना के इशारे पे बहुत संभव है कि वो काम कर रही है। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं, खासकर जो वहाँ की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या अन्य कुछ जो पार्टियाँ हैं, वो नेपाल के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट को खड़ा करके और उसका इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगी हुई है। नेपाल भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अहम देश है। हमारा सांस्कृतिक संबंध भी नेपाल से है। धर्म हिंदू है, दोनों देशों की धरोहरें एक हैं। ऐसे में भारत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द चीन की चाल को काट दें और दोस्त नेपाल को समझाए। नेपाल की जो सरकार है उसके साथ भारत पूरी तरह से संवाद के लिए तैयार है और भारत की जो सरकार है उसको एक प्रोएक्टिव तरीके से नेपाल के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, चाहे वो विदेश सचिव स्तर का हो या किसी अन्य स्तर का हो। यदि बहुत संभव है कि ये जो संवाद है इसमें अन्य जो भारत के जो ऐसे लोग जो कि नेपाल के अंदर कुछ इन्फ्लुएंस रखते हैं वो लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रैक 1, ट्रैक 2 के माध्यम से नेपाल और भारत के जो संबंध हैं उसमें जो जिस तरीके से तनाव की स्थिति पैदा करने की साजिश रची जा रही है उसको रोकने की जरूरत है। नेपाल के विदेश मंत्री ने भी बातचीत कर मुद्दे को हल करने की बात कही। नेपाल की अधिकांश जनता भी चाहती है कि इस मुद्दे को खत्म किया जाए। वहां की जनता कोरोना और तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही है। शायद इसी वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस तरह की राजनीति को बल दे रहे हैं, ताकि लोग तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर बाकी मुद्दों को भूल जाएं। भारत नेपाल संबंध हमेशा से बेहतर रहे, लेकिन नेपाल ने जो नक्शा अब अपनी संसद में पेश किया उसमें पिथौरागढ़ के कुछ इलाके को अपना इलाका बताया। इसी को लेकर विवाद है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीते 200-250 सालों में कभी भी ये इलाका नेपाल के कब्जे में नहीं रहा, लेकिन नेपाल में राजनीतिक दलों के बीच फैली अस्थिरता और वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं और इसी विवाद को जन्म देकर वो खुद की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में भी ये इलाका कभी नेपाल के कब्जे में नहीं रहा, इसलिए चाहे नेपाल कुछ भी कर ले और कुछ भी चाह ले, ये इलाका कभी उसके कब्जे में नहीं जा सकता। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। आखिर नेपाल की सरकार को क्या हो गया है? भारत के प्रति नेपाल का रुख क्यों बदल रहा है? क्या पूरे नेपाल की जनता नेपाल के राजनीतिक पार्टियों, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसलों के साथ खड़ी है या महज सत्ता बचाने के लिए भारत के काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद खड़ा किया गया? इन सारे मुद्दों को समझिए। क्या चीन की चाल में फंस गया नेपाल? क्या झांसे में आकर नक्शे के जरिए खड़ा कर रहा है विवाद? आखिर चीन की बोली क्यों बोल रहे हैं नेपाल के ओली? इस विवादित नक्शे को देखिए। नेपाल की संसद में जो नया नक्शा पास हुआ है उसमें यही हिस्सा नया है। नाक की तरह निकला ये हिस्सा भारत का है, लेकिन नेपाली संसद ने नेपाल की जमीन होने का दावा किया है और अपना राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया है। नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वो सरकार भी ऐसा लगता है कि जाने अनजाने अब चाइना के हाथों में खेलते जा रही है और ये जो स्थिति है एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेपाल की संसद में जब इस नक्शे को मंजूरी दी जा रही थी, उस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि हमारी जमीन लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी भारत के कब्जे में है। काला पानी में भारतीय सेना रहती है और वहां से लिपुलेख और लिपियाधुरा पर कब्जा कर लिया है। एक तो सेना रखकर हमारी जमीन पर कब्जा किया गया है और उस पर फर्जी सीमा रेखा बनाई गई है। एक नकली काली नदी बनाई गई है। एक फर्जी काली मंदिर बनाकर एक तिमोहा नदी दिखाकर कब्जा किया गया और हमें नक्शे से बाहर किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री जिस काली नदी का जिक्र कर रहे हैं, जिस काली मंदिर को नकली बता रहे हैं और जिस तिमोही नदी को फर्जी होने का दावा कर रहे हैं, असल में वही असली सीमा रेखा है। इस बात को नेपाल के नेता भी मानते हैं और नक्शा पास करते समय नेपाल की संसद में भी इसका जिक्र हुआ था। ये वही काली नदी है, ये वही काली मंदिर है और तिमोही नदी को भी आप देख लीजिए। भारत आज भी इसे सीमा रेखा के रूप में मानता है। यहाँ पर भारत की आईटीबीपी हमेशा तैनात रहती है और यहीं से थोड़ी दूर पर लिपुलेख और लिपियाधुरा है, जिसे नेपाल अपना बता रहा है। इस मंदिर की कहानी आपको हम समझाएं, उससे पहले आप उस नक्शे को समझिए जिसके जरिए नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी राजनीति बचाने में जुटे हैं। भारत और नेपाल की सीमा 1816 में सुगौली संधि में तय हुई, जिसमें काली नदी की एक ओर यानी पश्चिमी हिस्सा भारत का बताया गया और दूसरी ओर यानी काली नदी के पूर्वी तरफ का हिस्सा नेपाल का। लेकिन नए नक्शे में नेपाल की सरकार दावा कर रही है कि काली नदी के उद्गम वाली जगह लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उसके हिस्से में आते हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आपत्ति जताई थी, जिसकी चर्चा नेपाल के पीएम ने वहां के संसद में की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेपाल को लेकर जो कहा वो जायज नहीं है। मुख्यमंत्री के हिसाब से उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नेपाल किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। ये बात मैं योगी जी को याद दिलाना चाहता हूँ। आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया कि नेपाल के पीएम को संसद में सफाई देनी पड़ी? योगी आदित्यनाथ ने वो कौन सा सच बताया जो नेपाल को चुभ गया? जब नेपाल अपना ये फर्जी नक्शा तैयार कर रहा था और संसद में पास करने की बात कर रहा था, तो उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? नेपाल को तिब्बत की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। भारत और नेपाल दो राजनीतिक प्रतिष्ठान हैं, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। दोनों देशों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध है जो कई शताब्दियों पहले से है और नेपाल को ये याद रखना चाहिए।
गोरक्षनाथ मंदिर का नेपाल में भी असर है। ओली इस बात को जानते हैं, इसीलिए अपनी संसद में उन्होंने सीएम योगी का जिक्र किया। ओली चीन की बोली बोल रहे हैं और उनकी बातों में चीन की चाल नजर आती है, लेकिन उनकी इस बात की पोल वहीं के सांसदों ने उसकी संसद में खोल दी। ये है नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब नेपाल की संसद में ये विवादित नक्शा पास कराया जा रहा था। उपेंद्र यादव ने भरी सभा में वो बात कह दी जो नेपाल के बड़े नेता छिपा रहे थे। उपेंद्र यादव ने नेपाल के प्रधानमंत्री की पोल खोलकर रख दी और नेपाल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से अपने किए पर माफी मांगने के लिए कहा। ऐतिहासिक दस्तावेजों और नेपाल भारत संधि का हवाला देते हुए उपेंद्र यादव ने कहा कि नेपाल सरकार लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी पर कैसे अपना दावा कर रही है। संधि में लिखा है कि काली नदी के पश्चिमी हिस्से पर नेपाल दावा नहीं करेगा। ब्रिटिश इंडिया के साथ 1816 की संधि नेपाल के लिए अपमानजनक था। महाकाली नदी को ही दोनों देशों की सीमा माना गया। सुगौली संधि में काली नदी के पश्चिमी भाग का दावा नेपाल ने छोड़ दिया था। इसके बाद 1996 में महाकाली संधि के वक्त भी प्रस्ताव में ये बात लिखी गई। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने कोली सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अब नक्शे का मामला क्यों उठाया जा रहा है। जब वक्त था तो किसी ने नहीं उठाया और समझौता कर लिया। ओली की पार्टी और कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री के बयान से एक बात तो साफ हो चुकी है कि भारत ने जो कुछ किया है वो गलत नहीं है और समझौते के मुताबिक अपनी जमीन पर है, लेकिन ओली की बोली चीन वाली लगती है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख का जो पूरा एरिया है वो भारतीय एरिया है और इस पे यदि ये नेपाल किसी तरीके का दावा करता है, उस पर टेरिटोरियल क्लेम करता है और जैसा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको अपना टेरिटरी बताया है, ये भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। भारत अपनी संप्रभुता, अपनी जो है क्षेत्रीय अखंडता और अपनी टेरिटरी को लेकर के 1 इंच का भी कभी कोई समझौता नहीं करेगा और ये भारत ने इस पूरी अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है उसको रिजेक्ट कर दिया है। चीन परेशान है कि लिपुलेख तक आने वाली सड़क उसके मंसूबे पर पानी फेर देगी। चीन एक तरफ पीओके में दखल बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर नेपाल का इस्तेमाल कर भारत को लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी से हटाना चाहता है। यहां पर भारत की सेनाएं मौजूद हैं। आइए आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां भारत और नेपाल की सीमा अलग होती है। कहते हैं कि भारत नेपाल के बीच मंदिर रेखा ही सच है। दो देशों के बीच एक कुंड का रहस्य। भारत नेपाल के बीच मंदिर रेखा। आखिर इस कुंड में ऐसा क्या है कि जब जब भारत नेपाल की सीमा की चर्चा होती है तो इसका जिक्र जरूर होता है। कहते हैं कि यहाँ का पानी ना तो जमता है और ना ही सूखता है। ये धारा हमेशा बहती रहती है। आप काला पानी के इस कुंड के अंदर पानी में हलचल देख सकते हैं। काला पानी हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। काली माता के मंदिर में पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। लेकिन इससे अलग आखिर इस मंदिर का और कौन सा रहस्य है जिसे भारत मानता है लेकिन नेपाल नहीं। इसको समझने के लिए आपको नेपाल भारत सीमा विवाद को समझना होगा। नेपाल लिंकियाधुरा से निकलने वाली कुटियागंटी नदी को अपनी सीमा मानता है, लेकिन भारत नेपाल के इस दावे को खारिज कर देता है क्योंकि भारत मानता है कि मंदिर के नीचे से गुजरने वाली जलधारा ही काली नदी का उद्गम स्थल है। तो हमारी महाकाली का उद्गम क्षेत्र काली नदी, यह मंदिर से निकलते हुए यह जो लिपुधुरा के अनेक जलधाराओं से बनती हुई नदी जो लिपुधुरा से पानी नदी आती है, यही संगम क्षेत्र, ये संगम का क्षेत्र है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र हो जाता है क्योंकि महाकाली के दर्शन यहीं से होते हैं
और महाकाली का मंदिर भी यहीं पर स्थित है और ये काली नदी का उद्गम क्षेत्र है। और जो इधर से आने वाली नदी लिपू लेक के अनेक जलधाराओं से बह के आने वाली नदी है, इससे आगे यही हमारी महाकाली नदी बन जाती है और यही हमारी भारत नेपाल के बॉर्डर को चिन्हित करता है, यही नदी। और इसी के साथ विशेष में इतना ही।